नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। पीजीआई के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने कहा है, फरवरी व मार्च माह तक भारत के मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। आईसीएमआर की निगरानी में होगा कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण 20 नवंबर से। देश भर के 21 शोध संस्थानों में से एक पीजीआई रोहतक में भी वैक्सीन के ट्रायल को मिली है मंजूरी। कुलपति ने कहा, अगर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज चाहेंगे तो उनके तीसरे फेज की जरूर दी जाएगी वैक्सीन। 18 वर्ष से आयु पार कर चुके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह शुगर, बीपी, हार्ट, दमे का मरीज हो, तो भी लगवा सकता है वैक्सीन। फेस्टिवल सीजन के बाद कोरोना के मामले में रिकॉर्ड तौर पर बढ़ोतरी के बीच एक राहत भरी खबर आई है। रोहतक पीजीआई को तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद पीजीआई के डॉक्टर का भी उत्साहित है। अपना भारत देश विश्व के उन चुनिंदा देशों में शुमार होने जा रहा है जो बहुत जल्दी कोरोना की वैक्सीन बना दुनिया में एक नई मिसाल कायम करेंगे। भारत की वैक्सीन दुनिया में सबसे अलग इसलिए भी है कि इसके सबसे कम साइड इफेक्ट सामने आए हैं, जिसके चलते 19 नवंबर से यह वैक्सीन तीसरे चरण में प्रवेश कर जाएगी। फरवरी या मार्च माह तक पूर्ण रूप से यदि इसके परिणाम अच्छे आए तो यह लोगों के लिए मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। यह कहना है पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा का। वे अपने कार्यालय में कोविड-19 की वैक्सीन व पीजीआई के न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के बारे में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के बारे वॉलंटियर बन टीका लगवाने की पेशकश करने के पूछे सवाल के जवाब में कुलपति ने कहा कि अगर वे चाहेंगे तो उन्हें वैक्सीन जरूर दी जाएगी। डॉक्टर कालरा ने बताया कि देश भर के 21 शोध केंद्रों में कोरोना वैक्सीन का तीसरा ट्रायल किया जाएगा। करीब 25,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। देश के 3 बड़े संस्थान जिनमें गोवा, हैदराबाद और रोहतक शामिल है। इन सेंटरों में पीजीआईएमएस रोहतक भी शामिल है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 18 वर्ष से आयु पार कर चुके कोई भी व्यक्ति, चाहे वह हेल्थ कर्मी हो, डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट या लैब स्टाफ हो, इसके अलावा वह बेशक शुगर, बीपी, हार्ट, दमा के मरीज भी हो, तो वह इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। कुलपति के अनुसार पहले 2 फेज में जितने भी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। यही नहीं, कोई भी वॉलंटियर के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट भी नहीं है। ऐसे में इस वैक्सीन के बनने की उम्मीद बढ़ गई है। तीसरा ट्रायल भी सफल होगा और भारत देश में अपने कोरोना वैक्सीन बन जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में अभी तक करीब 25,800 लोगों पर भारत बायोटेक द्वारा ट्रायल किया जा रहा था। गुरुवार को यह ट्रायल तीसरे चरण में प्रवेश करेगा, जिसे अब आईसीएमआर की निगरानी में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी उनका 42 दिन के बाद रीटेस्ट किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि उनके अंदर क्या 4 गुना तक एंटीबायोटिक बनी है या नहीं। डॉक्टर कालरा ने बताया कि यह वैक्सीन अभी तक 6 व 9 ग्राम मात्रा में दी गई थी और अब केवल 9 माइक्रोग्राम मात्रा में दी जाएगी। करीब 1,000 वॉलंटियर पर इसका ट्रायल करेंगे, लेकिन पहले सत्र के दौरान 200 वॉलंटियर पर ही इसका ट्रायल किया जाएगा, जब 20 नवंबर से शुरू हो रहा है। उन्होंने पत्रकार के माध्यम से आम लोग जन से अपील की है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक वे मास्क ही बचाव का जरिया है। कृपया बिना मास्क के घर से ना निकले और मास्क को अच्छी तरह नाक के ऊपर तक पहने, तभी मास्क का फायदा है। विषय ने यह भी माना, पीजीआई में पिछले 1 हफ्ते से कोरोना वायरस के कारण करीब 39 लोगों की मौत हो चुकी है, इसलिए लोगों को इस बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है। कुलपति ने विश्वविद्यालय के ड्रीम प्रोजेक्ट न्यू ओटी कम आईसीयू कॉम्प्लेक्स के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया, भारत सरकार द्वारा पीजीआई को अपग्रेड करने के लिए वर्ष 2009 में 150 करोड़ की ग्रांट प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत दी गई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा पीजीआई को 125 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे। वहीं हरियाणा सरकार ने इसमें अपना 25 करोड़ का योगदान दिया था। डॉक्टर कालरा ने बताया कि गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व रोहतक के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा द्वारा ऑनलाइन माध्यम से इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर हरियाणा के लोगों को इसकी सौगात प्रदान की जाएगी। इसके बाद प्रदेश में पहली बार ऑर्गन ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएंगे, जिसमें किडनी, लीवर व अन्य ट्रांसप्लांट शामिल है। इससे प्रदेश के लोगों को अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें फ्री में यह सुविधा पीजीआई में से उपलब्ध कराने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।
डॉक्टर कालरा ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में 34 बेड का आईसीयू कॉम्प्लेक्स प्रथम तल पर है। इसके साथ ही तीसरे और चतुर्थ फ्लोर पर प्री ऑपरेटिव व पोस्ट ऑपरेटिव 32 बेड की कैपेसिटी के लिए उपलब्ध है। मरीजों को तत्परता से इलाज उपलब्ध कराने के लिए प्रथम तल पर कोरोना के मरीजों को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं नॉन कोविड मरीजों को तृतीय स्थल पर भर्ती किया जाए। रोहतक से अनुकुमार सैनी की रिपोर्ट। जैसा कि पूरी दुनिया कह रही है कि वैक्सीन का एक होना बहुत ज़रूरी है, तो जब वैक्सीन बनाने की बारी आई तो भारत का जो अपना वैक्सीन होना चाहिए, जो भारत बायोटेक डेवलप कर रही है, वो भी जब पूरे देश में 12 सेंटर्स आइडेंटिफाई किए गए तो हमारा पीजीआईएमएस उन 12 सेंटर्स में से एक सेंटर था। लेकिन उन 12 सेंटर्स में भी जब फेज़ 1 का ट्रायल शुरू किया गया तो फेज़ 1 के ट्रायल में जो मैक्सिमम केस एनरोल किए गए 350 केस में से वो पीजीआईएमएस में किए गए। और इसका पूरा श्रेय मैं हमारी जो इसमें टीम है, डॉक्टर सविता वर्मा हमारे साथ हैं, ये इसकी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। इसके साथ डॉक्टर रमेश वर्मा हैं, ये भी कम्युनिटी मेडिसिन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ध्रुव चौधरी हैं, मेडिसिन पीसीसीएम से हैं। तो ये पूरी टीम, इन्होंने ये वैक्सीन के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया था ताकि जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये पीजीआईएमएस को मिलनी चाहिए। और फेज़ 1 में मैक्सिमम केसेस करने के बाद फेज़ 2 के अंदर भी 50 के सभी को अलॉट किए थे, वो भी किए गए। और फेज़ 1 और 2 के जो रिज़ल्ट्स आए वो काफ़ी इनकरेजिंग रिज़ल्ट थे। किसी भी पेशेंट में कोई ऐसा मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। सिर्फ 1-2 पेशेंट में थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट आया कि जहाँ पर इंजेक्शन लगाया गया वहाँ पर हल्का सा पेन हुआ या किसी को हल्का बुखार आया, 1 या 2 पेशेंट्स को। वो कोई ऐसी बात नहीं होती है, जब कोई भी इंजेक्शन लगता है तो ये इससे ज़्यादा ही होता है। और उस वक्त जो 2 डोजेज़ दी गई 6 माइक्रोग्राम और 9 माइक्रोग्राम, उससे ये पता चला कि 6 माइक्रोग्राम भी पूरा ही इफ़ेक्टिव है जितना 9 माइक्रोग्राम है। तो अब जो फेज़ 3 शुरू करना है उसमें 6 माइक्रोग्राम से ही किया जा रहा है और हमें फेज़ 3 की परमिशन भी मिल गई है। फेज़ 1 के अंदर 375 केस किए गए और फेज़ 2 के अंदर 350 केसेस किए गए। और फेज़ 3 के लिए जो हमें परमिशन मिली है, पूरे देश में इसके अंदर 25,800 केसेस स्टडी किए जाएंगे। ये इसलिए आमतौर पे फेज़ 3 में इतने ज़्यादा केसेस नहीं स्टडी होते, लेकिन फेज़ 3 जो है, फेज़ 3 और फेज़ 4 का कॉम्बिनेशन ही होगा, क्योंकि फेज़ 3 के बाद जो है ये होगा कि ये पूरी पब्लिक में, जनरल पब्लिक में यूज़ हो जाएगा। तो ये 25,800 जो है ये पूरे देश में 21 सेंटर्स में किए जा रहे हैं और हमारा सेंटर इसमें से एक है। तो परमिशन इसके लिए आ गई है, हमारी एथिकल क्लियरेंस भी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि इसका वैक्सीन जो है ये भी हमें कल मिल जाएगा। जैसे ही कल हमें ये वैक्सीन मिलेगा, हम इसे परसों से ही इसका यूटिलाइजेशन शुरू कर देंगे। हमारी कोशिश ये है कि इसमें जल्दी से जल्दी हम पेशेंट एनरोल करें ताकि जल्दी रिज़ल्ट्स आएँ, ताकि हमारे लिए एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोज़ाना कई लोगों की जानें जा रही हैं पूरे देश के अंदर। जितना जल्दी पूरे देश के अंदर इसका वैक्सीनेशन होगा, उतना जल्दी हमें उम्मीद है कि हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। इसमें फ़र्क है कि जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के अंदर जो वॉलंटियर्स किए गए थे, उनके अंदर लोअर एज लिमिट तो 18 थी, लेकिन अपर एज लिमिट जो है शुरू में 65 थी और बाद में फेज़ 2 के अंदर पहले 58 थी और फिर उसके बाद 65 थी। लेकिन अब अपर एज लिमिट नहीं है। इसमें अपर एज का कोई भी आदमी, 18 लोअर लिमिट है और अपर एज लिमिट नहीं है, तो कोई भी आदमी इसमें वैक्सीन ले सकता है। इसके अलावा हाँ जी, इसके लिए एक बात और है कि फेज़ 1 फेज़ 2 के अंदर, क्योंकि ये इनिशियल था और जो फेज़ 1 फेज़ 2 का जो मेन मकसद था वो ये देखने का था कि इससे कोई एडवर्स इफ़ेक्ट तो नहीं होते। उसमें ये भी देखा गया था कि ये पोटेंट है या नहीं है, एफिकेसी है या नहीं है। लेकिन फेज़ 3 का जो मेन मकसद है वो एफिशिएंसी देखने का है। साइड इफ़ेक्ट भी स्टडी करेंगे, लेकिन ये कितना एफिशिएंट है। अगर 25,800 लोगों को वैक्सीन मिलता है तो वैक्सीन के बाद
बावजूद भी कितने लोगों को कोविड इन्फेक्शन होता है, उससे हमें पता चलेगा कि वाकई में ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। 1000 का होगा, लेकिन 1000 में से भी जो है पूरे देश में 3 ऐसे सेंटर्स चुने गए हैं जहां पर शुरू में 600 केस स्टडी किए जाएंगे, जो कि फास्ट स्पीड से किए जाएंगे। कोशिश ये है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर ही ये 200 केस एनरोल कर लिए जाएं और एक डोज 28 दिन के बाद दी जाएगी। तो ये 6 माइक्रोग्राम की जो डोज़ है, ये देने के बाद में और ये 200 केस जो हैं, इनके अंदर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, क्योंकि जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है टू फाइट अगेंस्ट कोविड वायरस, वो एंटीबॉडी से ही पता चलता है कि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कितना आता है और वो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स कितने समय तक रहता है। ये नहीं कि भाई 2 महीने बाद ही अगर ख़त्म हो गया तो 3 महीने बाद तो इन्फेक्शन हो सकता है। तो कई ऐसे वैक्सीन भी होते हैं जिनकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है, कुछ होते हैं जिनकी साल 2 साल रहती है। तो इसलिए अभी, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादा पुरानी नहीं है और ये वैक्सीन अभी शुरू होना है, तो इसीलिए अभी हमें ये पता नहीं है कि ये वैक्सीन का इफ़ेक्ट कितने समय तक रहेगा, कितने महीने रहेगा या कितने साल रहेगा। तो ये फ़ेज़ 3 की जो स्टडी है, इसमें समय समय पर एंटीबॉडी लेवल स्टडी किया जाएगा और ये देखा जाएगा, 1 साल तक इसके एंटीबॉडी लेवल टेस्ट किए जाएंगे कि 1 साल के एंड में एंटीबॉडी लेवल मेंटेन रहता है या नहीं रहता, और उसके बाद दोबारा वैक्सीन देने की ज़रूरत है या नहीं है। और ये भारत बायोटेक मेनली ये कर रही थी, अब ये ICMR ने टेक ओवर कर लिया है। इन ए वे इसके अंदर अब नेशनल फ्लेवर आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसकी जो एक बॉडी है वो इन्वॉल्व है। और ये पहले 200 केस जो हम PGIMS में स्टडी करेंगे, इसके अलावा 200 केस हैदराबाद में, क्योंकि भारत बायोटेक जो है कंपनी हैदराबाद बेस्ड है, हैदराबाद में भी एक इंस्टीट्यूट है, निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसके अलावा गोवा में एक और सेंटर है। तो ये तीनों सेंटर्स में 200 केसेस स्टडी किए जाएंगे और ये टोटल 600 केस जो हैं, उनका 28 दिन की डोज भी जल्दी मिलेगी, क्योंकि ये पहले 200 केस फास्ट हमें स्टडी करने हैं। तो इन 600 लोगों को 28 दिन बाद जो दोबारा इंजेक्शन दिया जाएगा, उसके बाद सेकेंड इंजेक्शन के बाद जो है 42वें दिन, मतलब अब से लेके 42 दिन बाद टोटल जो है एंटीबॉडी का रिस्पांस देखा जाएगा कि अगर पेशेंट को प्रोटेक्शन मिलती है तो 42 दिन पे 4 टाइम्स एंटीबॉडी राइज होना चाहिए। तो अगर वैसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैक्सीन है इफ़ेक्टिव है, और अगर वैक्सीन इफ़ेक्टिव है तो जो ICMR है ये अप्लाई करेगी एक मार्केट ऑथेंटिकेशन के लिए, ताकि एक मार्केट में आगे ये सप्लाई करने के लिए मास मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। और मास मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, उसके बाद होपफुली आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है 2 वैक्सीन ऑलरेडी आ चुके हैं मार्केट में, जो जिनको परमिशन मिल गई है। एक है जो फाइज़र का वैक्सीन है और दूसरा है मॉडर्ना वैक्सीन। तो ये दो ही हैं ना। हाँ, एक तो नहीं, रॉश का अभी नहीं है, रॉश का तो नहीं आया, ट्रायल है ना। हाँ, अभी वो मार्केट यूज़ के लिए अभी नहीं आ रहा है। जो सबसे पहले ये जो आया है, ये जो फाइज़र का है, अब उसके बाद में मॉडर्ना वैक्सीन है US। हाँ, मार्केट ऑथराइजेशन ले रहे हैं, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहे। हाँ, होपफुली जैसे ही वो यूज़ करेंगे, दिसंबर जनवरी जैसे भी है, वी डोंट नो, तो हमारा भी रिज़ल्ट आ जाएगा। जैसे अभी हम नवंबर में इंजेक्शन दे रहे हैं, तो सेकंड डोज हमारी मिडल ऑफ दिसंबर में जाएगी, और एंड ऑफ दिसंबर तक जो है 42 डेज़ वाला सैंपल हम लोग ले लेंगे। तो उसका रिज़ल्ट जो है टेस्टिंग, उससे अगले हफ्ता 10 दिन के अंदर आ जाएगी। दैट मीन्स जनवरी के मिडल तक हमें पता चल जाएगा कि ये इफ़ेक्टिव है। मार्केट ऑथेंटिकेशन परमिशन वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी। पोजीशन आप लोग मान रहे थे फेज़ 1 में और फेज़ 2 में, क्या वो पूरी हो पाई है जो अभी तक का डाटा निकल कर आया? जहाँ तक देखिए, एग्जैक्ट डेटा तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो हमने पता किया है उससे ये पता चला है
कि जो रिस्पांस आया है वो काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पांस है और हमें उम्मीद है कि ये जो वैक्सीन है ये इफ़ेक्टिव रहेगा। देखिए, पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट जो है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं कि एक तो जहाँ पर इंजेक्शन लगाया वहाँ पर पेन होता है, रिएक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन जो है किसी भी लेवल पे हो सकता है, हल्का रिएक्शन हो जाता है, सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। अभी तक जितने भी केसेस में किया गया है फ़ेज़ 1 के अंदर या फ़ेज़ 2 के अंदर, उनके अंदर ऐसा कोई सीवियर रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन आप अगर किसी को सिंपल नॉर्मल सलाइन का या डिस्टिल्ड वाटर का भी इंजेक्शन लगाते हैं तो किसी को भी रिएक्शन हो सकता है। ये एक नॉर्मल जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि कोई भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसका कोई भी रिएक्शन हो सकता है। ये वॉलंटियर्स के लिए ऑलरेडी हमारा जो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉक्टर सविता हैं और बाकी कम्युनिटी मेडिसिन, PCCM, इन डिपार्टमेंट्स के थ्रू मैसेज फैलाया जा रहा है। बट हमारी आपसे ये बहुत बड़ी अपील है आज कि इसको संदेश को, ये हमारा PGIMS का जो संदेश है, इसको मुख्य रूप से आप प्रकाशित करें ताकि जितने लोग हैं आएँ। मुझे कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि वो लगाना चाहते हैं इंजेक्शन, वो लगवाना चाह रहे हैं, तो मैं तो उनको सबको डॉक्टर साहब के पास रेफ़र करता हूँ, क्योंकि इसमें हमारा ये कोई वो नहीं है कि किसी को अगर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की है, हार्ट की है, क्योंकि अल्टीमेटली तो प्रोटेक्शन हर एक को चाहिए। मंत्री जी ने इसकी इच्छा जाहिर की है, तो बाकी मैंने डॉक्टर साहब से बात की है, तो जैसे उनकी इच्छा होगी, अगर वो चाहेंगे तो उनको ज़रूर वैक्सीन दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए एक प्रोसीजर है कि उनको कंसेंट देनी होगी। तो जो भी है मतलब वो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, उसके बाद ही उनको दिया जाएगा। प्लाज्मा बैंक के लिए जो प्लाज्मा फेरेसिस की मशीन है वो हमारे पास 3 साल से थी, जो हमें रोटरी क्लब ने डोनेट की थी। इसके अलावा PPE के लिए भी उससे करीब 6 महीने पहले एक विदेश से एक टीम आई थी, उन्होंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन करके PPE का यूज़ बता दिया था और हमने ये भी फैसला कर लिया था कि आने वाले समय में हम PPE जल्दी प्रोक्योर करेंगे। जहाँ तक मास्क का है, हमारे पास N95 मास्क और 3 लेयर मास्क, इनका पहले से ही रेट कॉन्ट्रैक्ट था। इसके अलावा उस वक्त दवाइयाँ तो कोई पता नहीं थी, धीरे धीरे जैसे दवाइयाँ आई तो वो भी हमने प्रोक्योर की। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो टीम थी उनकी ट्रेनिंग भी पहले हो गई थी। पहला केस आने से पहले हमारी जो डॉक्टर्स नर्सेज की टीम है उनकी भी ट्रेनिंग कर ली गई थी और उसमें हम सभी लोग जुड़े हुए थे।